हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। और बच्चों हमारे चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। जैसा कि बच्चों आप लोग नाम देख रहे हैं, इसके नाम में वेक्टर्स है और दूसरा नाम इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब है बच्चों कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। पहले हिस्से में हम लोग समझेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। दूसरे हिस्से में बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स अलजब्रा क्या है। वेक्टर अलजब्रा का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों तो हम उन दोनों वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करेंगे, या अगर हम चाहें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना तो वो हम किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, डिवाइड अगर हो सकता है तो वो किस तरह से करेंगे। मतलब कि वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो ऐड करने को, डिवाइड करने को और मल्टीप्लाई करने को या सब्ट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वेक्टर अलजब्रा। तो दूसरे हिस्से में बच्चों इस चैप्टर के हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर अलजब्रा। हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। तीसरे हिस्से में इस चैप्टर के बच्चों फिर हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वेक्टर्स को किस तरह से बैलेंस करेंगे। दो वेक्टर्स किस तरह से एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, दो वेक्टर्स किस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, या वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये है हमारा पूरा चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, जिसमें मेन हमारी जो डिस्कशन है वो वेक्टर्स की रहेगी और 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम इस अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट को, हमारे फर्स्ट लेक्चर को चैप्टर नंबर 2 में। और आज के लेक्चर में जो हम लोग समझेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकती है। ऑलराइट बच्चों, एक तरह से आज हम लोग इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि सबसे छोटा पार्ट है इस चैप्टर का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स जो है वो रेडी हो जाएं। चैप्टर नंबर 2 आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए और इसकी अच्छी अच्छी सी तैयारी करने के लिए, इसमें हम पूरे चैप्टर में इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, हम इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे हमारे चैप्टर में उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोग रेडी हो जाएं और आप लोग इस पूरे चैप्टर को स्टडी करने के दौरान आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि इनके तमाम जो नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएं। हर लेक्चर के साथ कोशिश करूंगा कि उसकी एक असाइनमेंट आप लोगों को दूं कि आप लोग उस असाइनमेंट को सॉल्व करें, जिससे आप लोग ये समझ सकें कि आपको इस लेक्चर की कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ और तैयार करेंगे इस पूरे चैप्टर को और स्टार्ट करते हैं फिर हम आज कि वेक्टर्स क्या है। ठीक है बच्चों, वेक्टर्स जो हैं ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें उनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। अब जो इसमें मैंने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम इस्तेमाल किया, तो हम लोग बेहतर है कि स्टार्ट करें कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फिर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं, और फिर उस टाइप में हमारे पास वेक्टर्स जो है एज ए वन टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी आएगा और उसमें फिर हम वहाँ से आगे वेक्टर्स को लेके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्टार्ट करें लिखना फर्स्ट डेफिनेशन इस चैप्टर की, और फर्स्ट डेफिनेशन है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखें हेडिंग में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ से। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है जो अगर इसको हम डिफ़ाइन करें, या फिज़िकल क्वांटिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें क्वांटिटी सम में, और इसको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं सिंगुलर में, ए फिज़िकल क्वांटिटी या फिज़िकल क्वांटिटीज़ एज ए प्लूरल। अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ अ, चलें नोट करें इसको, अ फिज़िकल क्वांटिटी is a physical property
और कैरेक्टरिस्टिक is a physical property or characteristic that can be quantified, that can be quantified. Quantified का मतलब क्या है? measured using numbers. ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास पहली डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटीज की. नोट करते जाएं इसको साथ साथ. अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी क्वांटिफाइड. राइट, ये जो क्वांटिफाइड का मैंने वर्ड लिखा है, ये जो मैंने वर्ड लिखा है क्वांटिटी से. राइट, क्वांटिटी जैसे हम लेते हैं, जिसको मैंने ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया कि दैट इज मेजर्ड यूजिंग नंबर्स. राइट, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम यूँ भी लिख लेते हैं. फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड. सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको शॉर्ट वर्ड में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक of an object that can be measured. राइट, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक क्यूब है. राइट, क्यूब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस क्यूब में हम देखते हैं, ये हमारे पास एक क्यूब है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. ये हमारे पास एक क्यूब है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों इसकी ये है कि इस क्यूब की जो डिफरेंट साइड्स हैं उनकी कुछ लेंथ्स हैं. जैसे इस क्यूब की एक विड्थ है. राइट, इस क्यूब की एक विड्थ है, इस क्यूब की कुछ हाइट है और इस तरह इस क्यूब की कुछ ब्रेड्थ है. राइट, हाइट है, विड्थ है, ब्रेड्थ है और या इसकी लेंथ है, जैसे भी आप इसको कह लें. तो ये जो इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ है, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है. अगर हम मेजर करना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि इस क्यूब की विड्थ कितनी है, इस क्यूब की हाइट कितनी है, इस क्यूब की लेंथ या ब्रेड्थ कितनी है, तो ये बेसिकली एक फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है इस क्यूब की, जिसको अगर हम मेजर करते हैं तो वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बन जाती है. जैसे बच्चों हम देखते हैं कि ये क्यूब जो है ये ए पॉइंट से या ए एज से बी एज तक कितना है, तो इसको हम इस मेजरमेंट को हम नाम दे देते हैं कि ये विड्थ है. तो विड्थ जो है ये जो बन जाती है एक फ़िज़िकल क्वांटिटी. अगर हम देखना चाहें कि इस क्यूब के ए पॉइंट से सी पॉइंट तक इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो मेजरमेंट है ए से सी तक वो कितनी है, तो वो इसकी हाइट बन जाती है. तो हाइट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी. इस तरफ जो ए से लेके इस डी कॉर्नर तक अगर हम इस क्यूब में देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसको मेजर करते हैं तो ये इसकी लेंथ बन जाती है. तो इसका मतलब है कि इसकी विड्थ, इसकी हाइट और इसकी लेंथ जो है ये बेसिकली इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जब उसको हम मेजर करते हैं तो फिर वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी बन जाती है. ठीक है. इस तरह जो अगर इसका कोई एक फेस ले लें, ये वाला इसका मैं फेस ले लूं और इस फेस का अगर मैं एरिया फाइंड करता हूं, एरिया कैलकुलेट करता हूं, तो ये जो एरिया है इस फेस का, यानी वो इस तरह आता है कि मैं इसकी लेंथ को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो जो एरिया इस फेस का बनेगा, तो एरिया जो है दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी एंड दैट एरिया टर्म इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है ना, उसको भी फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे. और इस तरह अगर मैं इसकी लेंथ को, इसकी विड्थ को और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इस पूरे क्यूब का हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है यहाँ से. तो फिर इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है दैट इज़ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सो दैट वॉल्यूम इज़ ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी. इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनती हैं. जैसे विड्थ यहाँ पे डायरेक्टली बनी, हाइट यहाँ पे डायरेक्टली बनी, विड्थ लेंथ यहाँ पे बनी इसकी डायरेक्टली, और फिर उनसे हम लोगों ने एरिया और वॉल्यूम की कैलकुलेशन की. तो ये सारी कैलकुलेशंस जो है ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर हमने बनाई. पहले तो हमारे पास एक क्यूब आया, फिर उस क्यूब को हमने देखा फिजिकली और फिर उस क्यूब के डिफरेंट डायमेंशंस को नोट किया.
उसके एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट किया, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लें। एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर हम इस क्यूब का वेट ले लें, ठीक है ना, फर्ज करें बच्चों कि ये क्यूब जो है इसका वेट डेफिनेटली होगा, या वेट से पहले अगर हम देखें कि इस पूरे क्यूब का मैस कितना है, हाउ मच, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स इन दिस क्यूब, वो मैस बनेगा। फिर मैस से जो हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका जो वेट है वो कितना है, ये फिजिकली ऑब्जर्व होगा, मैस इसका फिजिकली ऑब्जर्वेबल है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इस तरफ जो इसका वेट जो है वो फिजिकली ऑब्जर्वेबल है, तो वेट कैलकुलेट करेंगे इसके मैस से। और ये सारी क्वांटिटीज़ जो है ये जो बन रही हैं, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो आ रही हैं, और ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ बन रही हैं इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स या इस क्यूब की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो मैंने डेफिनेशन लिख दी कि फिज़िकल क्वांटिटी इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी क्वान्टिफाइड। पहले हम फिज़िकल ऑब्जेक्ट देखते हैं, फिज़िकली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको जब हम क्वांटिफाई कर लेते हैं, क्वांटिफाई यानी उसको जब हम मेजर कर लेते हैं किसी फिज़िकल प्रॉपर्टी को, तो वो फिर फिज़िकल क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ये हो सकती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट सिचुएशंस में। टेम्परेचर जो है बच्चों हम लोग फील करते हैं, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हम हॉट ऑब्जेक्ट्स के हॉट होने को या ऑब्जेक्ट्स के कोल्ड होने को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, फिज़िकली फील कर सकते हैं। तो जब हम उस हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर कर लेंगे तो उस वक्त वो बच्चों बनेगा दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। सो टेम्परेचर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, टाइम इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। टाइम हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें कितनी ड्यूरेशन हुई किसी दो इवेंट्स के दरमियान, तो टाइम इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, राइट। सो टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, हम चीज़ों को देखते हैं कि वो मूव करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्लो मूव करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फास्ट मूव करती हैं, तो उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग इजीली डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं कि चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो दैट इज़ स्पीड। तो स्पीड इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, राइट। इस तरह अगर स्पीड किसी खास डायरेक्शन में चली जाए तो हम कहते हैं कि दैट इज़ वेलोसिटी। इस तरह चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली फास्ट होती हैं तो हम कहते हैं कि इनमें एक्सेलरेशन है। इस तरह मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ये बन जाती हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है जो हर वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जिसको हम अपने अराउंड मेजर कर लें, क्वांटिफाई कर लें, उसको हम कहते हैं दैट इज़ आ फ़िज़िकल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग एक फ़िज़िकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके चलते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसको जो एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करते हैं और उसके साथ यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी एक पॉइंट जो है वो बना सकते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस्ड, बल्कि मैं लिखता हूँ, आप लोग इसको नोट करें, इसी में आप लोग ये नोट करें, अ फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, a physical quantity can be expressed as a value, value that is algebraic multiplication, of a numerical value and a unit, राइट। तो ये जो कि जब भी हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी बनाते हैं तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये वर्ड मैंने यहाँ लिखा है एक्सप्रेस करने के लिए, फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वैल्यू, इसकी सिंगल वैल्यू के तौर पे उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे जो यहाँ पे मैंने कहा कि इसकी विड्थ है, तो विड्थ को अगर हम एक्सप्रेस करें तो उसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन होगा जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और उसके साथ एक यूनिट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस क्यूब की मैं विड्थ लेता हूँ तो मैं कहता हूँ दैट विड्थ इज़ 10 सेंटीमीटर। तो 10 जो है यहाँ पे ये एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू आया है और सेंटीमीटर जो है इसमें वो साथ इसके एज ए यूनिट आया है। तो ये आपने फिज़िकल प्रॉपर्टी की एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टी की
एक फर्दर एक्सप्लेनेशन में आपने इसको याद रखना है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वैल्यू दैट इज अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। ये आम तौर पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम उसको इस तरह से उसके लिए हमें आम तौर पे ये रिक्वायरमेंट है कि हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट लगाएंगे। जैसे वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम जो है वो 15 सेंटीमीटर क्यूब है, मैस है तो 10 kg इसका मैस है, वेट है तो 15 न्यूटन, 20 न्यूटन है। तो इस तरह से हमें कुछ नंबर्स चाहिए जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास दो तरह से होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, ये हम नेक्स्ट बना सकते हैं। तो आप लोग इसमें नेक्स्ट हेडिंग बना लें आप लोग कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी, राइट। तो सम ऑफ क्वांटिटीज इज अ क्वांटिटी इज अ क्वांटिटीज। तो टाइप्स की अगर बच्चों हम बात करें तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स में बच्चों हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। दो टाइप्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। पहले बात करते हैं कुछ थोड़ी सी स्केलर क्वांटिटीज की। तो स्केलर क्वांटिटीज में पहले बच्चों आप लोग नोट करें, स्केलर क्वांटिटीज जो है ये किसे कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज दैट can be expressed, physical quantities that can be expressed by a number and a proper unit are called scalar quantities। ठीक है बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन नोट करें। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर एंड अ प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे पास फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज़ में है लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी एट्सेट्रा, इस तरह और बहुत सारी हो सकती हैं। तो बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे एक्सप्रेस्ड का वर्ड भी आ सकता है, यहाँ पे जो हम लोग रिप्रेजेंटेड का वर्ड भी लिख सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर एंड अ प्रॉपर यूनिट, राइट। तो ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके लिए हमें एक नंबर और एक प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत हो, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। मसलन यहाँ पे जो मैंने लिखा है लेंथ है, अगर जो हमने लेंथ को नोट करना है, जैसे हमारा ये क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में हम लोगों ने इस दीवार से इस दीवार तक अगर देखना हो कि कितनी यहाँ पे कितने यूनिट्स है, ये कितना दोनों जो वॉल्स हैं, दोनों दीवारें हैं, दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितनी सेपरेशन है दोनों के बीच में, तो उस सेपरेशन को हम लोग अगर लेंथ कहें तो इसके लिए जो हमें दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम लेट्स से कहते हैं कि 10 मीटर्स, राइट। दो दीवारों के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दैट इज़ 10 मीटर्स। तो 10 जो है जो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है एज ए नंबर, और m जो है ये यहाँ पे यूज़ हुआ है मीटर, और ये एज ए यूनिट यूज़ हुआ है।
right? So length is a physical quantity that is expressed in terms of number and unit. So without any number, without any unit, we cannot express length. अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसको इस तरह से भी अगर हम सोच सकते हैं कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट A है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट B है। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो 5 है। ठीक है बच्चों, ऐसे सोच के देखें, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सेपरेशन 5 है, तो सिर्फ ये कहना कि दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान सेपरेशन 5 है, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। व्हाट इज़ 5? 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर्स, 5 फीट्स, और व्हाट इज़ 5? ओनली 5 इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल, इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर सिर्फ हम एक नंबर यूज़ करते हैं और नंबर को यूज़ करके उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। तो ओनली नंबर इज़ नॉट सफिशेंट टू अंडरस्टैंड अ क्वांटिटी। तो लेंथ जो है ये सिर्फ नंबर में इसको हम समझ नहीं सकते, तो नंबर के साथ एक यूनिट आना ज़रूरी है। तो नंबर विद अ यूनिट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। तो लेंथ इज़ अ 10 मीटर, दैट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, दोनों के दरमियान सेपरेशन इतनी है 10 मीटर, दैट इज़ गुड, दैट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, राइट। इस तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो मैस बताते हैं, तो हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मैस जो है दैट इज़ 15 kg। सो 15 kg इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या 50 kg है, या अगर 15 ग्राम है, लेट्स से ग्राम इज़ अ यूनिट। तो ग्राम का आइडिया इस मार्कर को देख के मेरे ज़हन में आया, तो केजी में नहीं, इसको मतलब कि केजी में 15 kg बड़ा हो जाएगा, तो लेट्स से 15 ग्राम। सो 15 जो है दैट इज़ अ नंबर टू रिप्रेजेंट द मैस, एंड ग्राम इज़ द यूनिट, राइट। सो दिस मार्कर वेज 15 ग्राम, तो 15 ग्राम इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर बच्चों इसका ऑपोजिट हो, मैं आपसे कहूँ कि ये मार्कर है मेरे हाथ में और इस मार्कर का जो मैस है दैट इज़ 15, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि इसका मैस 15 है, तो दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। व्हाट इज़ 15? आपके जहन में आएगा कि 15 क्या है। 15 जो है ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, ये मिलीग्राम है, वट हो सकता है ये मतलब इसको समझने में प्रॉब्लम हो हमें, तो इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, नंबर भी और यूनिट भी। इस तरफ जो अगर स्पीड है, तो स्पीड जो है दैट इज़ लेट्स से 100 किलोमीटर्स पर आवर अगर मैं लिखता हूँ किसी ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो 100 जो है दैट इज़ नंबर एंड किलोमीटर्स पर आवर इज़ द यूनिट। अब यहाँ पे जो नंबर जो है और यूनिट जो है, जैसा कि पहली एग्जांपल्स में है, ये ज़रूरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो और मैं आप लोगों को उसकी स्पीड बताऊँ, और मैं आप लोगों को उसकी स्पीड इस तरह से बताऊँ कि लेट्स से अ कार इज़ मूविंग ऑन द रोड एंड इट्स स्पीड इज़ 100। अगर मैं सिर्फ 100 कहूँ तो 100 इज़ नॉट इनफ। व्हाट इज़ 100? आपके जहन में आएगा 100 कैन बी किलोमीटर्स पर आवर, 100 कैन बी माइल्स पर आवर, 100 कैन बी किलोमीटर्स पर सेकेंड और माइल्स पर सेकेंड, वट एवर डिफरेंट यूनिट्स लग सकते हैं। सो ओनली 100 इज़ नॉट इनफ, 100 के साथ हमें कोई यूनिट्स लगाना पड़ेंगे। तो अ नंबर विद अ यूनिट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। तो ऐसी तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो नंबर और यूनिट के साथ अंडरस्टैंडेबल हो जाए, हम कहते हैं कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से जो सिर्फ नंबर और यूनिट के साथ रिप्रेजेंट हो जाएं, वो क्वांटिटीज़ कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया है प्रॉपर यूनिट्स। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में प्रॉपर जो है ये वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। प्रॉपर मीन्स के जो हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जब यूनिट साथ प्लेस करते हैं, तो दैट यूनिट्स मस्ट बी प्रॉपर। प्रॉपर को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे अगर बच्चों मैंने एक शॉर्ट डिस्टेंस बताना हो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, या एक एंट जो है वो मूव कर रही है, तो वो एक सेकंड में कितना मूव करती है, तो उसको सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट करना एक प्रॉपर यूनिट होगा, राइट। हम कह सकते हैं कि एंट इज़ मूविंग विद अ वेरी स्लो स्पीड, और फिर एक सेकंड में वो कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर्स मूव करेगी। अब उस एंट के डिस्टेंस को या उसकी स्पीड को अगर हम लोग किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट करें, तो दैट इज़ ओके, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट प्रॉपर। किलोमीटर्स हम यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ अ बिग डिस्टेंस, जैसे हमने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो, ठीक है, सिटी ए से सिटी बी में जाना हो, तो वी से दैट वी हैव मूव्ड इन किलोमीटर्स।
उस वक्त हम ये यूज़ करें कि वी हैव मूव्ड इन सेंटीमीटर्स, तो दैट इज़ ओके, सेंटीमीटर इज़ ओके बट नॉट प्रॉपर, ठीक है ना, करेक्ट है, मतलब बाय डेफिनेशन करेक्ट है कि सेंटीमीटर इज़ डिस्टेंस, राइट। सिटी ए और सिटी बी एक दूसरे से 100,000 सेंटीमीटर सेपरेशन पे हैं, तो दिस इज़ टेक्निकली ठीक, मतलब ओके, ठीक है ये, लेकिन इसको प्रॉपर यूनिट्स में अगर हम लेके जाएं तो किलोमीटर्स में लेके जाते हैं, तो इसलिए डिफरेंट प्रॉपर यूनिट्स वगैरह का भी इस्तेमाल हमें आना चाहिए। जो छोटे छोटे से मैसेज हैं वो ग्राम्स में हैं, जो बड़े बड़े मैसेज जो हैं वो किलोग्राम्स में, इवन टन्स में भी होते हैं। थोड़ा टाइम जो है वो सेकंड्स में, और ज़्यादा टाइम अगर किसी इवेंट को लगता है तो वो आवर्स में या मिनट्स में चला जाता है। तो उस केस में जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ प्रॉपर यूनिट्स। सो अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ नंबर एंड प्रॉपर यूनिट इज़ कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में एक चीज़ जो आप लोग और लिखें, एक पॉइंट और लिखें आप लोग कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, subtracted, divided or multiplied by simple arithmetic rules। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोग नोट करें कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम लोग नॉर्मल या सिंपल जो अरिथमेटिक रूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि जो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास किसी जगह जो लेंथ है L1 और किसी जगह हमारे पास लेंथ है L2, तो हम लोग दोनों लेंथ्स को ऐड कर सकते हैं। सो टोटल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग L1 एंड L2। तो दोनों लेंथ्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो एक लेंथ है 5 मीटर और दूसरी लेंथ है 5 मीटर, तो हम दोनों को ऐड करके ऐड कर सकते हैं, टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस 5 मीटर? दिस 5 मीटर इज़ अ लेंथ स्केलर क्वांटिटी, दिस 5 मीटर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो हम स्केलर क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दो लेंथ्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्केलर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जैसे जो आपने देखा था कि क्यूब का जब मैंने एरिया लिया था तो उस एरिया में हम लोगों ने उसकी लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई किया था। तो लेंथ इनटू विड्थ दैट गिव्स अस एरिया, सो वी कैन डिवाइड, राइट। सो हम दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरह जो डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो। तो सिंपल रूल्स जो हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे, अरिथमेटिक जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे स्केलर क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ पे ये सिंपल अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ये हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ में। ऑलराइट, तो दूसरी टाइप पे भी जो चलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन यहाँ से हम लोग वेक्टर्स जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं कि वेक्टर्स क्या है। तो पहले वेक्टर्स की डेफिनेशन, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है पहले, फिर उस पर बात करते हैं। तो हमारे पास है जो डेफिनेशन हेडिंग लिखें वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है जो हम लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी expressed or represented, expressed or represented by using a number, proper units and direction, right? तो आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं, या फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग अ नंबर,
प्रॉपर यूनिट्स एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों अनलाइक स्केलर क्वांटिटीज़, यहाँ पे हमारे पास हैं 3 रिक्वायरमेंट कि ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम वेक्टर कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक उसमें है जो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट होना चाहिए उस नंबर के साथ, और उसके बाद डायरेक्शन यहाँ पे आई है जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ में नहीं था। और बेसिकली यही डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। मसलन जो एग्जांपल्स हैं वेक्टर की, जैसे फोर्स है, जैसे वेलोसिटी है, और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन है, इस तरह से मोमेंटम हो सकता है, वेट हो सकता है, एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इन सारी एग्जांपल्स में आप लोग देखें जो ये सारी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और इनकी एक्सप्रेशन के लिए या इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का वर्ड मुझे यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हमें इनमें नंबर चाहिए, एक यूनिट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जो फोर्स लिखा, अब फोर्स को मैंने कहा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को लिखने के लिए मैं लिखता हूँ कि किसी जगह 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई ईस्ट डायरेक्शन में, राइट। तो 3 चीज़ें अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो आ गई। किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से एक फोर्स लगाएगी, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, तो मैंने कितनी फोर्स लगाई, कुछ नंबर लिख लिया मैंने, दैट इज़ 100। उसके बाद उसमें यूनिट मैंने क्या लिखा फोर्स में, दैट इज़ न्यूटन। अब ये जो मैंने फोर्स लगाई है 100 न्यूटन, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने लगाई है, एंड व्हाट इज़ दैट डायरेक्शन, फॉर द टाइम फर्ज करें कि वो ईस्ट है। तो यहाँ पे जो आप देखें कि फोर्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए 100 न्यूटन ईस्ट जो है, तीसरी चीज़ भी हमें 100 न्यूटन के साथ लिखनी पड़ी, दैट इज़ ईस्ट। इसलिए कि अगर हम ये कहते हैं कि हमने फोर्स लगाई और वो फोर्स 100 न्यूटन लगाई, तो दैट 100 न्यूटन फोर्स कैन बी अप्लाइड अदर देन ईस्ट इन एनी रैंडम डायरेक्शन लाइक वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किसी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इट इज़ कंपल्सरी। अब यहाँ पे ज़रूरी हुआ कि हम ये भी मेंशन करें कि 100 न्यूटन फोर्स हमने लगाई है, तो वो किस डायरेक्शन में लगाई है। तो सो द डायरेक्शन इज़ ऑल्सो important, so that becomes a vector quantity. So force is a vector quantity, a number 100 is a number, Newton is a unit and east is a direction. इस तरह जो मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी है velocity की। तो velocity में जब हम ये कहते हैं कि an object is moving, let's say जो an object is moving, that is moving with 30 kilometers per hour, ये उस ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, और इस तरह मूव करते हुए वो किस तरफ मूव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक सेंस बनती है कि ये इतनी ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर्स पर आवर से मूव कर रहा है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी डायरेक्शन हम उसकी मेंशन करेंगे, ईस्ट लिखें, वेस्ट लिखें, या कोई भी और तरीका यूज़ करें, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, या रिक्वायर है यहाँ पे कि हमें डायरेक्शन भी बताएं। तो फिर हमारे पास एक नंबर है, एक यूनिट है, और उसके साथ तीसरी जो चीज़ है वो डायरेक्शन है। तो अगर डायरेक्शन को बताना इंपॉर्टेंट हो, ज़रूरी हो किसी जगह, तो फिर वो क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी जो बन जाती है एक वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा। इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है, दो ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे पास, दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान जो सेपरेशन है दैट इज़ 10 मीटर, और वो आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जब जाते हैं 10 मीटर जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से, तो किस डायरेक्शन में जाते हैं। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है, तो जो ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट की तरफ जब आप जाते हैं तो यू मूव इन अ वेरी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। आप ए से बी तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप एक ख़ास डायरेक्शन में जाएं जो कि बी की तरफ लेके जाती है। आप ए से किसी और डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाते हुए जो है वो सी बी पर नहीं पहुंचते। तो ए से बी की तरफ जाने के लिए एक मखसूस डायरेक्शन में आप जाते हैं। तो whatever that direction is, so it is if it is required, so it becomes displacement. So 10 meter east is a displacement of one object to another. इस तरह जो acceleration है और momentum जो है, ये हमारे पास vector quantities हैं, ठीक है। So vector quantity is a quantity that is
specified by using a number, proper unit and direction. There are always three things required for a physical quantity that is called a vector quantity. ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने ये याद रखना है कि vector quantities cannot be added, divide or multiplied. Vector quantities cannot be added, subtracted, divided or multiplied by simple arithmetic rules. ये आप याद रखें, राइट बच्चों, ये आपने याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम आम जो अरिथमेटिक रूल्स हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, उसके मुताबिक हम लोग उसको जो वेक्टर्स को नहीं कर सकते। जैसे आप जो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फोर्स है हमारे पास एक वेक्टर, तो किसी जगह F1 मैं ले लेता हूँ, F1 इज़ अ फोर्स विच इज़ 100 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इस तरह हमारे पास दूसरी एक फोर्स है विच इज़ 50 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। अगर हमें इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है तो इन दोनों फोर्सेस को अरिथमेटिक रूल से हम ऐड नहीं कर सकते। यानी जो अगर हम इसमें ये कहें कि ये 150 न्यूटन हो गया, और ऐसा हम नहीं कर सकते। ये सिंपल हम नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते वेक्टर्स में, ये आपने याद रखना है। स्केलर्स में तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। स्केलर्स में मैंने लिखवाया है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपली हम ऐड कर सकते हैं सिंपल रूल्स के साथ, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो 100 न्यूटन एंड 50 न्यूटन कैन नॉट बी एडेड, क्योंकि 100 न्यूटन ईस्ट में है और 50 वेस्ट में है, सो ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। इस तरह अगर हम चाहें तो 100 माइनस 50 नहीं कर सकते, वटेवर सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। इस तरह डिवाइड या वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है कि जैसे 100 को 50 पे मैं डिवाइड कर दूं 2 आंसर आ जाए, या 100 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5000 आंसर, ऐसे नहीं होगा। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड, डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय सिंपल रूल्स। तो फिर क्या होगा, फिर अगर हमें वेक्टर्स को ऐड करना पड़े, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़े, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास सम स्पेशल अरिथमेटिक, सम स्पेशल ज्योमेट्रिक रूल्स आर यूज्ड टू डिवाइड। ये भी लिखें यहाँ पे बच्चों, आप लोग ये भी पॉइंट लिख लें, सम स्पेशल ज्योमेट्रिकल मेथड्स, राइट। वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हेड टू टेल रूल्स वगैरह, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वगैरह। सम स्पेशल ज्योमेट्रिकल मेथड्स आर यूज्ड टू डू दैट, ठीक है। मतलब उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ स्पेशल ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, हेड टू टेल रूल वगैरह इसी चैप्टर में, ठीक है। तो अगर दो फोर्सेस हो हमारे पास, F1 हो, F2 हो, 100 न्यूटन ईस्ट, 50 न्यूटन वेस्ट, तो सिंपल रूल से, सिंपल मैथमेटिकल रूल से हम इनको ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम लोग एक स्पेशल मेथड से ऐड करेंगे जिसमें हम इन दोनों की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफिकल, और उसके बाद फिर उसको हेड टू टेल रूल वगैरह से ऐड करेंगे। तो फिर फॉर द टाइम आप ये याद रखें कि हम इन वेक्टर्स को सिंपल अरिथमेटिक रूल्स को यूज़ करते हुए डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते। ऑलराइट बच्चों, तो दैट वाज वेक्टर क्वांटिटीज़। अब अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, अगर बच्चों मैं स्केलर और वेक्टर का कंपैरिजन करूं, तो स्केलर्स जो है बच्चों ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें एक नंबर और यूनिट इस्तेमाल होता है। तो बच्चों याद रखें कि नंबर और यूनिट जो है इसको कंबाइंड जो है हम एक वर्ड कह देंगे, दैट इज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये एक वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे नंबर और यूनिट के लिए, ठीक। जैसे 100 न्यूटन है तो 100 न्यूटन जो है दैट इज़ नंबर एंड अ यूनिट, हम कहेंगे ये मैग्नीट्यूड है। तो 100 न्यूटन इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1, ऐसे कहेंगे। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि मैस था, तो अगर बच्चों हम मैस कहें दैट इज़ 10 kg, तो हम कहेंगे कि मैस हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 kg, राइट। इस तरह से तो मैस के लिए तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि वो चूँकि स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए तो सिर्फ उसमें
नंबर और यूनिट ही होगा, तो दिस 10 kg इज़ अ नंबर एंड यूनिट, सो दिस इज़ मैग्नीट्यूड, राइट। हम कहेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज़ ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में अगर हम कहें तो 100 न्यूटन जो है दैट इज़ मैग्नीट्यूड, और ईस्ट जो है दैट इज़ डायरेक्शन। तो स्केलर जो है, इस तरह से अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैव ओनली मैग्नीट्यूड, scalar quantities have only magnitude, but vector quantities have both magnitude and direction. So the quantities which have only magnitude, अब यहाँ से इस तरह से करते हैं हम इसको explain. The quantities which have only magnitude are called scalar quantities, and the quantities which have magnitude and direction are called vector quantities. Alright बच्चों, तो इस तरह से हम लोग दोनों में differentiate कर सकते हैं. So mass requires only magnitude, force requires magnitude and direction, length requires only magnitude, and displacement requires magnitude and direction, right? So speed is only magnitude, right? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर मैं इस तरह रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, वेलोसिटी अगर मैं लिखता हूँ, तो ये भी इस तरह से भी आपने सोचना है कि अगर मैं किसी जगह लिखता हूँ वेलोसिटी, और वो लिखता हूँ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 100 किलोमीटर्स पर आवर है और उसकी डायरेक्शन ईस्ट है, सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड equals 100 kilometers per hour. So this 100 kilometers per hour is actually the magnitude and east is the direction. ठीक है। अब अगर मैं स्पीड लिखूं, तो स्पीड जो है जो अगर लिखूं मैं, तो that is 100 kilometers per hour. So speed is only magnitude, right? So this number is only magnitude. तो इसका मतलब है बच्चों कि हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ ए सर्टन स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इस एंगल से भी, इस तरह से भी आपने सोचना है. 100 किलोमीटर्स पर आवर इज़ ओनली मैग्नीट्यूड विच इज़ कॉल्ड स्पीड. सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ सर्टन स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. या आप इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं कि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन becomes velocity which is a vector quantity, right? Speed is a scalar quantity, but speed in a certain direction becomes a vector quantity which is called velocity. इसी तरह से बच्चों एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट की. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और अगर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है या प्लेस ए है, सॉरी ऑब्जेक्ट एम है, प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो द ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर्स इन सम डायरेक्शन डी, राइट. फर्ज करें किसी डायरेक्शन डी में ये मूव किया, तो 10 मीटर्स जो है दैट इज़ डिस्टेंस, राइट. अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं तो डिस्टेंस जो है that is a scalar quantity which can be represented only by using a number and a unit. So distance is 10 meter, so 10 is number and m is unit. So displacement is a distance in a particular direction, right? So यूँ भी कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि distance in a particular direction becomes displacement which is a vector quantity. So distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. So this displacement is actually distance which is 10 meter in a particular direction d, so it becomes a vector quantity. तो ये एक relationship हम बना सकते हैं between scalar quantity and vector quantity. So certain scalar quantities becomes vector quantities when they are attached to some direction. जैसे distance के साथ अगर direction लगा दी जाए तो that becomes displacement. स्पीड के साथ अगर कुछ डायरेक्शन मेंशन कर दी जाए तो दैट बिकम्स वेलोसिटी विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो सर्टेन स्केलर क्वांटिटीज बिकम्स वेक्टर क्वांटिटीज व्हेन दैट आर अटैच्ड और गिवन सम डायरेक्शन. ठीक है बच्चों, तो दैट इज़ आवर रिलेशन बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज.
ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर को, लेक्चर नंबर 1 को आप कह सकते हैं कि हमारा ये आज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स का लेक्चर नंबर 1 जो है, इसको हम आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्केलर्स और वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग तक रखते हैं, और नेक्स्ट बच्चों लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से बच्चों हम लोग लेके चलेंगे वेक्टर्स को आगे। वेक्टर्स हमें समझ आ गई कि वेक्टर्स होते क्या हैं, और उसके बाद अब हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में, और लेक्चर 3 में फिर हम लोग इसमें वेक्टर्स अलजबरा स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास 11 के सारे बच्चे आप लोग रेडी हो जाएं एक तरतीब से पढ़ने के लिए, और इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अपने तमाम क्लास 11 के फेलोज़ के साथ शेयर करें कि हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू रहेंगे एक तरतीब के साथ। डेली इसमें हम लोग एक जो मतलब टॉपिक है या कुछ पार्ट जो है उसको एक तरतीब के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट बच्चों, इस लेक्चर को अच्छा सा प्रिपेयर करें। इसके साथ मैं इसकी एक छोटी सी असाइनमेंट अटैच करता हूँ, और उसका लिंक जो है वो फिर नीचे कमेंट्स में देता हूँ। उस असाइनमेंट पे जाएं और आप लोग स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स दें, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन सके, आपको पता चल सके कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है स्केलर्स और वेक्टर्स में। और उस असाइनमेंट का जो भी आपका एक रिज़ल्ट बने उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि आप लोग उसको कितने % या कितनी अंडरस्टैंडिंग उसमें आपने डेवलप की है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग हर लेक्चर के साथ कुछ ना कुछ असाइनमेंट वगैरह साथ सॉल्व करते हैं, ताकि हमें इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके। ऑलराइट बच्चों, तो इस लेक्चर को आप लोग डिटेल में देखें, और इसकी असाइनमेंट जो इसके साथ अटैच करने जा रहा हूँ मैं, उसको भी आप लोग सॉल्व करें, और फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। टिल देन अपना बच्चों ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।